बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बिंदु, अंशों का निर्गमन एवं ऋण पत्रों पर। आइए प्रारंभ करते हैं अंशों का निर्गमन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त के कई स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिनमें से दीर्घ अवधि वित्त के स्रोत के रूप में अंशों का निर्गमन किया जाता है। सबसे पहले तो अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो कोई भी कंपनी होती है, जब इसको धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होने पर यह जनता को आमंत्रित करती है। हमने पहले पढ़ा है कि जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो पूंजी अभिधान की अवस्था से गुजरती है और जनता को आमंत्रित करती है। जनता इस कंपनी में अपना पैसा लगाती है, अपनी पूंजी लगाती है, जिससे व्यवसाय की पूंजी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस पूंजी के बदले में जनता को अंशों की प्राप्ति होती है। अब ये अंश क्या होते हैं? ये अंश कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है, वही अंश कहलाते हैं। उसे अंश पूंजी भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, तो वह 100 रुपये मूल्य के 1 लाख अंश जारी करती है। 1 लाख अंश जारी कर जनता को इन्हें खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। जनता इन अंशों को क्रय करती है और कंपनी को वित्त की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, जब जनता अंश क्रय करती है तो उसे कंपनी में स्वामित्व की एक तरह से प्राप्ति हो जाती है। वह स्वामी बन जाते हैं। जितना उसका अंश है उस अंश के बराबर वह कंपनी का स्वामी माना जाता है। साथ ही साथ उसे मताधिकार का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। यह दीर्घ अवधि वित्त के रूप में प्राप्त किए जाने वाली पूंजी है। आइए इसे और विस्तार से देखते हैं। आगे, अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। अंशों के निर्गमन से जो प्राप्त पूंजी है वह अंश पूंजी कहलाती है। एक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे यूनिटों में विभक्त होती है, जिन्हें अंश कहते हैं। कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। अंशों के धारक अंशधारी कहलाते हैं और जिसके पास वो अंश होते हैं वो अंशधारी कहलाता है। अंश 2 प्रकार के होते हैं जो कंपनी द्वारा निर्गमित होते हैं। एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से अधिक लाभ मिलते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले बात करेंगे समता अंशों की। समता अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी समता अंश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहलाती है। समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकारी अंश पूंजी। समता अंशों का निर्गमन किसी कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि पूंजी जुटाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। लंबी अवधि के लिए पूंजी जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, इसमें अंशधारी को पूंजी जो है वो कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है। साथ ही साथ उनका दायित्व, अंशधारियों का जो दायित्व होता है, अंशधारकों का दायित्व, उनके पास जितने अंश हैं, जितनी पूंजी उन्होंने अंश के लिए निर्धारित की है, अंश खरीदे हैं जितनी पूंजी के, उतने तक ही सीमित होती है। यानी दायित्व भी अंश पूंजी तक ही सीमित होते हैं। आगे देखते हैं। समता अंश कंपनी की स्वामिगत पूंजी होती है, इसलिए इन अंशों के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को स्वामिगत पूंजी अथवा स्वामी के कोष भी कहते हैं। चूंकि जिसके पास अंश होता है वह उन अंशों के बराबर कंपनी का स्वामी माना जाता है, इसीलिए इसे स्वामिगत पूंजी भी
कहते हैं, स्वामी के कोष भी कहा जाता है। समता अंशधारकों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता, बल्कि उन्हें कंपनी की आय के आधार पर भुगतान किया जाता है। कंपनी को अगर आय होती है तो समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। इन्हें कोई निश्चित लाभांश नहीं प्राप्त होता है। इन्हें अवशिष्ट स्वामी की संज्ञा दी गई है। देखिए, इन्हें अवशिष्ट स्वामी की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि कंपनी की आय और संपत्तियों के विरुद्ध अन्य सभी दावों का भुगतान करने के बाद जो बचत होती है वो इन्हें प्राप्त होती है। अन्य सभी दावों का भुगतान कर दिए जाने के बाद यदि कंपनी के पास कोई बचत शेष रह जाती है तो अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार मिलता है तो ये इसका जोखिम भी वहन करते हैं। इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार मिलता है, बचत में से इन्हें हिस्सा मिलता है, तो इन्हें जोखिम भी वहन करनी होती है। उनका दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है। जितने अंश उन्होंने खरीदे हैं उन अंशों पर लगाई गई पूंजी तक ही उनका दायित्व रहता है। वोट देने के अधिकार के माध्यम से इन अंशधारकों को कंपनी के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के प्रबंध में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये वोट भी दे सकते हैं। प्रबंधन के निर्णयों में इनका हस्तक्षेप बना रहता है, क्योंकि इनके पास वोट देने का अधिकार होता है। गुण देखिए, इसके क्या लाभ हैं देखते हैं। समता अंश उन निवेशकों के उपयुक्त होती है जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह बहुत अधिक उपयुक्त होते हैं। समता अंशधारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए कंपनी पर इनका कोई भार भी नहीं पड़ता है, क्योंकि लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है। यदि बचत हो रही है तो इन्हें भुगतान किया जाता है, इनका कोई भार नहीं है। समता पूंजी स्थायी होती है, क्योंकि इसको केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। जब कंपनी का समापन होगा तभी ये पूंजी लौटाई जाती है, अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है। समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है, जिससे ऋणदाताओं में विश्वास पैदा होता है। समता पूंजी के माध्यम से कंपनी की साख बनती है, प्रतिष्ठा बनती है, और यह ऋणदाताओं में विश्वास को पैदा करती है, ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करवाती है। कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार के बिना भी समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं। देखिए, जब समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाया जाता है तो कंपनी की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभार नहीं रहता। बिना प्रभार के कंपनी पूंजी एकत्र कर लेती है, और जो संपत्ति है इनके ऊपर अन्य माध्यमों से ऋण भी एकत्र कर लेती है। आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है, क्योंकि समता अंशों से कंपनी की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रभार नहीं पड़ता है। समता अंशों के मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंध में प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहता है, लोकतंत्र बना रहता है कंपनी में, क्योंकि समता अंशधारकों को मताधिकार प्राप्त होता है, वोट देने का अधिकार होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं बच्चों, इसकी कुछ सीमाएं भी है। देखिए, एक तो निश्चित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। आय होगी तो ही प्रतिफल मिलेगा, बचत होगी तो ही प्रतिफल दे पाएगी कंपनी, अन्यथा अंशधारियों को प्रतिफल नहीं मिलता है। निवेशकों को नियमित आय प्राप्त नहीं होती है। समता अंशों के प्रतिफल में परिवर्तन होता रहता है। अगर आय अच्छी है, बचत अच्छी हो रही है तो इन्हें प्रतिफल मिल जाता है। यदि आय नहीं हुई है तो इन्हें किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता है। समता अंशों पर लागत अन्य स्रोतों से अधिक होती है। समता अंशों के माध्यम से पूंजी एकत्र करने में व्यय की गई लागत बहुत अधिक
होती है, अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक इस पर लागत आती है। अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति एवं आय को कम कर देती है। यदि अतिरिक्त समता अंश का निर्गमन किया जाता है तो वर्तमान में जो अंशधारक हैं उनके मताधिकार पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उनकी आय भी प्रभावित होती है। अगली सीमा, समता अंशों के माध्यम से कोष एकत्रित करने में अधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रक्रियात्मक देरी होती है। देखिए, कई औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन भी करवाना पड़ता है, काफ़ी औपचारिकताएं, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके ही कंपनी जो है अंश द्वारा कोष एकत्र करती है। इन अधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में काफ़ी प्रक्रिया होती है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी होती है और लंबी अवधि के बाद जाकर पैसा प्राप्त होता है। पहले आवेदन पर पैसा आएगा, फिर फर्स्ट कॉल पर पैसा एकत्र होगा, फिर सेकंड कॉल पर कंपनी पैसा एकत्र करेगी। इस प्रकार टुकड़ों में पैसा प्राप्त होता है, तो प्रक्रियात्मक देरी हो जाती है। तो समता अंशों में प्रक्रियात्मक देरी होती है। अब देखते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? देखिए, पूर्वाधिकार अंश समता अंशों से पहले कुछ को लाभ प्राप्त होते हैं। आइए देखें। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाई गई पूंजी को पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहा जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन द्वारा जो पूंजी एकत्र की जाती है उसे पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की तुलना में दो क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त होती है। कौन कौन से दो क्षेत्र हैं? एक तो इन्हें समता अंशधारकों से पहले लाभांश दिया जाता है, दूसरा समापन पर भी समता अंशधारकों से पहले इनकी पूंजी लौटाई जाती है। आइए देखते हैं। कंपनी के शुद्ध लाभ में से समता अंशधारकों के लिए लाभांश घोषित करने से पूर्व स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करना। स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करना। पूर्वाधिकार अंशधारी समता अंशधारकों से पहले स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करते हैं। दूसरा, समापन के समय कंपनी के लेनदारों के दावों का भुगतान करने के पश्चात पूंजी की वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। जितने भी लेनदार हैं उनके दावों का भुगतान कर दिया जाने के पश्चात पूंजी की वापसी में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। समता अंशधारकों से पहले, इनसे पहले इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्रों के अनुरूप होते हैं क्योंकि लाभांश का भुगतान निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है एवं टैक्स काटकर लाभ में से किया जाता है। जो टैक्स काटकर जो लाभ बचता है उनमें से इनका भुगतान किया जाता है और यह लाभांश का भुगतान निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है। पूर्वाधिकार अंशों को साधारणतया मताधिकार प्राप्त नहीं होता। समता अंशधारकों की भांति इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। समता अंशधारकों के पास मताधिकार होता है, इनके पास मताधिकार नहीं होता, ये वोट नहीं दे सकते। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। देखिए, पूर्वाधिकार अंशों के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है संचयी असंचयी। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारकों के पास यह अधिकार मिलता है कि यदि उन्हें इस वर्ष लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है तो वह अगले वर्ष संकलित होता चला जाएगा, संचित होता चला जाएगा, जबकि असंचयी पूर्वाधिकार अंशों में ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं संचयी एवं असंचयी। जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है और अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है उन्हें संचयी पूर्वाधिकार के अंश कहते हैं। भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है। नहीं दिया गया जो लाभांश है, इस साल हमने जो लाभांश नहीं दिया है वो अगले वर्ष
जुड़ जाएगा, अगले वर्ष के लिए जुड़ता चला जाता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो यह आगामी वर्षों के लिए नहीं जुड़ता है, अगले वर्ष के लिए यह नहीं जुड़ेगा। अगला है भागीदारी एवं अभागीदारी। देखिए, भागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें अधिक लाभ में से भागीदार बनाया जाता है, अधिक लाभ में भी उन्हें भागीदारी प्रदान की जाती है। उनका लाभांश तो उन्हें पूर्व में दे दिया जाता है, लेकिन जो अधिक लाभ होता है उसमें से भी उन्हें हिस्सेदारी दी जाती है, जबकि भागीदारी पूर्वाधिकार अंशधारकों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है। आइए देखें, जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशधारकों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के अधिक लाभ में भागीदारी का अधिकार होता है। देखिए, इन्हें इनका लाभांश तो पहले ही मिल गया, लेकिन जो समता अंशधारक हैं उन्हें भी निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान करने के पश्चात भी जो अधिक लाभ है उसमें भी इन्हें भागीदारी प्रदान की जाती है, तो इन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको कंपनी के लाभों में इस प्रकार की कोई भागीदारी प्रदान नहीं की जाती। अगला देखते हैं बच्चों, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जाता। आइए देखें, जिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित समय में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। गैर परिवर्तनीय अर्थात अपरिवर्तनीय, गैर परिवर्तनीय या कह लें अपरिवर्तनीय अंश समता अंशों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। जो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं इन्हें समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आइए देखें इसके गुण या लाभ। गुण और लाभ क्या है? देखिए, निश्चित दर से इन्हें नियमित आय होती रहती है। पूर्वाधिकार अंशों पर स्थिर दर से प्रतिफल के कारण नियमित आय होती है और इसमें निवेशक का निवेश भी सुरक्षित रहता है। निवेश भी सुरक्षित रहता, नियमित आय, उसे स्थिर दर से प्रतिफल मिलता रहता है और यह उन लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है जो स्थिर दर से प्रतिफल चाहते हैं। उन निवेशकों के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं जो स्थिर दर से प्रतिफल चाहते हैं, कम जोखिम उठाना चाहते हैं, जो कम से कम जोखिम उठाना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इन लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए जो समता अंशधारियों का अधिकार है वो सुरक्षित रहता है। समता अंशधारियों के प्रबंध में नियंत्रण पर कोई प्रभाव ये नहीं डालते हैं। पूर्वाधिकार अंश उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। पूर्वाधिकार अंशधारियों का निश्चित लाभांश होने के कारण कंपनी अच्छे समय में कंपनी समता अंशधारकों को उचित दर से लाभांश दे सकती है। जब अच्छा समय होता है, अच्छी लाभ प्राप्त करती है कंपनी, तो चूंकि पूर्वाधिकार अंशधारकों को तो स्थिर दर से लाभांश मिल ही रहा है और समता अंशधारकों को भी ऊंची दर से लाभांश दिया जा सकता है। कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों की तुलना में पूंजी प्राप्ति का, पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। इन्हें समता अंशधारकों से पहले पूंजी लौटाई जाती है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी का कंपनी की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभार नहीं होता है। किसी भी प्रकार का भार ये कंपनी की संपत्ति पर नहीं डालते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, इसकी सीमाएं। पूर्वाधिकार अंश की सीमाएं क्या है? देखिए, उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो निवेशक जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं उन लोगों के लिए ये नहीं होते हैं, क्योंकि लाभ होने की अवस्था में ही इन्हें लाभांश
का जो भी स्थिर दर से लाभांश दिया जाएगा वो लाभ होने की अवस्था में ही दिया जाएगा, अन्यथा इन्हें लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। जबकि ऋण पत्रों में ब्याज का भुगतान करना ही होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि होती है। तो पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं उनमें जोखिम उठाने के लिए जो लोग तैयार नहीं होते ये उनके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की संपत्तियों पर समता अंशधारकों का दावा कम हो जाता है। कंपनी की जो संपत्ति होती है उस पर समता अंशधारकों का दावा कम हो जाता है, क्योंकि इन पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों से अधिक अधिकार मिले होते हैं। लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है, साथ ही साथ समापन पर पूंजी भी प्राप्ति का पूर्वाधिकार इन्हें प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होती है। देखिए यह इसकी एक सीमा होती है कि लाभांश की दर जो है वो ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होती है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर कम होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों में लाभांश की दर अधिक मात्रा में दी जाती है। तो यह कंपनी पर एक प्रकार का भार इससे पड़ता है। इन अंशों पर लाभ की स्थिति में लाभांश का भुगतान किया जाता है, इसलिए निवेशकों का प्रतिफल सुनिश्चित नहीं है। लाभ होने पर ही लाभांश का भुगतान किया जाएगा, अन्यथा लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो प्रतिफल सुनिश्चित नहीं होता है, इसलिए निवेशकों का आकर्षण कम होता है, इनके प्रति निवेशकों का आकर्षण भी कम होता है। लाभांश को व्यय के रूप में लाभ में से नहीं घटाया जाता। देखिए जो लाभांश होता है उसे खर्चे के रूप में, व्यय के रूप में लाभों में से नहीं घटाया जाता। इस कारण से करों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, कर की बचत नहीं होती है, कंपनी को कोई कर में बचत नहीं प्राप्त होती, जैसा कि ऋणों पर ब्याज में होता है। जबकि ऋणों में जो ब्याज दिया जाता है उसे खर्चे के रूप में घटाया जाता है। आइए आगे देखते हैं ऋण पत्र। देखिए ऋण पत्र जो होते हैं वो दीर्घ अवधि वित्त के स्रोत होते हैं, जिन पर स्थिर दर से ब्याज दिया जाता है और निश्चित अवधि पर उस ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। भविष्य में भुगतान का वचन पत्र होता है। ऋण पत्र भविष्य में जिसका भुगतान किया जाएगा ऐसा वचन पत्र होता है। आइए देखें, दीर्घ अवधि ऋणगत पूंजी एकत्र करने का सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण विलेख होता है ऋण पत्र। एक कंपनी ऋण पत्र जारी कर कोष जुटा सकती है जिस पर स्थिर दर से ब्याज दिया जाएगा, निश्चित दर से जिस पर ब्याज दिया जाता है। कंपनी द्वारा जारी ऋण पत्र कंपनी द्वारा जारी किए गए एक निश्चित राशि के ऋण की स्वीकृति है जिसको भविष्य में भुगतान का यह वचन देती है। एक निश्चित राशि के ऋण की स्वीकृति, जो ऋण पत्र जारी किया जाता है वह निश्चित राशि को ऋण पर लेने की स्वीकृति होती है जिसका भविष्य में भुगतान किए जाने का वचन कंपनी द्वारा दिया जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। देखिए जो ऋण पत्रधारी होता है वह कंपनी का लेनदार होता है और वह निश्चित ब्याज की राशि निश्चित समय अंतराल पर कंपनी से प्राप्त करता है। यह अंतराल 6 माह भी हो सकता है अर्धवार्षिक, या 1 वर्ष वार्षिक भी हो सकता है। ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित ब्याज की राशि का एक निश्चित अंतराल पर भुगतान किया जा सकता है। 6 माह के अंतराल पर या 1 वर्ष के अंतराल पर भुगतान किया जा सकता है। ऋण पत्रों का सार्वजनिक निर्गमन के लिए क्रिसिल, भारतीय साख स्तर निर्धारण एवं सूचनाएं सेवाएं लिमिटेड जैसी साख निर्धारण एजेंसी द्वारा जारी इश्यू की साख का स्तरीयकरण किया जाना चाहिए। कोई भी ऋण पत्रों का सार्वजनिक निर्गमन कराने से पहले क्रिसिल जैसी जो साख निर्धारण कंपनियां हैं उनके द्वारा साख का स्तरीयकरण किया जाता है। साख स्तरीयकरण के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी के विकास का लेखा जोखा, कंपनी के विकास का
लेखा जोखा, कंपनी किस प्रकार से विकास कर रही है, किस गति से विकास कर रही है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा। इसकी लाभप्रदता, ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है, इसको ध्यान में रखा जाता है। साख एवं ऋण देने में निहित जोखिम, यानी ऋण देने में क्या जोखिम है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही साख स्तरीकरण किया जाता है। कंपनी विभिन्न प्रकार के ऋणपत्र निर्गमित कर सकती है। कंपनी कई प्रकार के ऋणपत्र जारी करती है, जिनमें से एक प्रमुख है शून्य ब्याज ऋणपत्र, ZID। देखिए, शून्य ब्याज ऋणपत्र ऐसा ऋणपत्र होता है जिसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही ऋणपत्रधारी की आय मानी जाती है, और वर्तमान समय में यह काफ़ी प्रचलित हुआ है। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता, जिन पर स्पष्टतया कोई ब्याज नहीं लगता है। हाल के वर्षों में काफ़ी प्रचलित हुए हैं। ऋणपत्र के अंकित मूल्य एवं इसके क्रय मूल्य का अंतर निवेशक की आय है। निवेशक की आय क्या है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की राशि में जो अंतर होता है वही एक निवेशक की आय होता है शून्य ब्याज ऋणपत्रों में। आगे देखते हैं ऋण पत्रों के प्रकार, सुरक्षित व असुरक्षित ऋण पत्र। देखिए, सुरक्षित ऋण पत्र वे हैं जिनके बदले में कंपनी की परिसंपत्तियां जमानत के तौर पर गिरवी रहती हैं, जमानत के तौर पर रखी जाती हैं। और असुरक्षित ऋण पत्र वे हैं जिन ऋणों का भार कंपनी की परिसंपत्तियों पर नहीं पड़ता है। आइए देखें सुरक्षित एवं असुरक्षित। सुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों को बंधक रखकर, गिरवी रखकर, जमानत पे रखकर उन पर ऋण भार डालते हैं। असुरक्षित ऋण पत्रों को कंपनी की परिसंपत्तियों पर न तो कोई ऋण भार होता है और न ही वह प्रतिभूति होती है, न तो किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति पर भार होता है, न कोई जमानत इसमें रखी जाती है असुरक्षित ऋण पत्रों में। अगला देखते हैं पंजीकृत एवं वाहक। पंजीकृत ऋण पत्र वे होते हैं जिनका उल्लेख, जिनका लेखा जोखा कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, जबकि वाहक ऋण पत्र वे होते हैं जिनका हस्तांतरण करते ही उसका जो स्वामी है वो बदल जाता है। आइए देखें, पंजीकृत ऋण पत्र वे हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में लेखा जोखा होता है। इन्हें केवल नियमित हस्तांतरण विलेख द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। नियमित हस्तांतरण विलेख द्वारा ही जो पंजीकृत ऋण पत्र होते हैं इन्हें हस्तांतरित किया जाता है। जिन ऋण पत्रों का सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण हो जाता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। आज मेरे पास ऋण पत्र है, मैं किसी अन्य व्यक्ति को दे दूंगा तो वह उस ऋण पत्र का क्या हो जाएगा? वाहक ऋण पत्र धारी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं परिवर्तनीय एवं गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका निश्चित समय बाद जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और गैर परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका परिवर्तन समता अंशों में नहीं किया जा सकता। परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र जिन्हें एक निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं प्रथम एवं द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान पहले किया जाता है, और द्वितीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के पश्चात किया जाता है। जिनका भुगतान दूसरे ऋण पत्रों से पहले होता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। पहले जिनका पहले भुगतान किया जाएगा वो प्रथम ऋण पत्र, जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के पश्चात किया जाता है वे द्वितीय ऋण पत्र होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं इनके गुण। ऋण पत्रों के गुण। कम जोखिम एवं स्थिर आय के लिए निवेशकों की पहली पसंद।
देखिए बहुत कम जोखिम होता है और स्थिर आय होती है। जो निश्चित ब्याज दर से ब्याज मिलता है वह निवेशक की आय होती है। ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं और यह कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते, क्योंकि ऋण पत्र कंपनी के लाभ में कोई भी भागीदारी नहीं होते। ऋण पत्रों का निर्गमन उस स्थिति में उपयुक्त रहता है जब बिक्री एवं आय स्थिर हो। जब बिक्री और आय स्थिर होती है तब ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। चूंकि ऋण पत्रों के साथ मताधिकार नहीं होता, इनके माध्यम से वित्तीयन के समता अंशधारकों का प्रबंध पर नियंत्रण कम नहीं होता। क्योंकि कोई भी मताधिकार ऋण पत्र धारकों को नहीं मिलता है, अतः समता अंशधारकों के हितों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रबंध पर उनका नियंत्रण बना रहता है। पूर्वाधिकार अंशों अथवा समता पूंजी की तुलना में ऋण पत्रों के माध्यम से वित्तीयन कम खर्चीला होता है, क्योंकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वह कर निर्धारण के लिए आय में से घटाया जाता है। देखिए इस पर जो लागत आती है, जो वित्तीयन कम खर्चीला इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पर जो ब्याज हम देते हैं वह कर से छूट दिलाने के लिए, कर निर्धारण के लिए आय में से घटा दिया जाता है। अगला देखते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। बच्चों ऋण पत्रों की कुछ सीमाएं भी होती है कि यह कंपनी की संपत्ति पर भार डालता है। कैसे? आइए देखते हैं। ऋण पत्र चूंकि स्थिर भार विलेख होते हैं, स्थिर भार विलेख इन्हें माना जाता है, इनका कंपनी की आय पर स्थायी भार बना रहता है। आय होगी या नहीं होगी तो भी इनके ब्याज का भुगतान निश्चित समय पर करना होगा। जब कंपनी की आय घटती बढ़ती रहती है तो जोखिम अधिक होता है। आय घट रही है, बढ़ रही है, इसको देखते हुए इसमें जोखिम अधिक होता है, क्योंकि इन्हें तो ब्याज का भुगतान करना ही पड़ता है। ऋण पत्र सोध्य हैं तो वित्तीय कठिनाई की अवधि के समय भी कंपनी को निर्धारित तिथि तक उनके भुगतान के लिए प्रावधान करना होता है। अगर शोधनीय हैं ऋण पत्र तो निर्धारित तिथि पर उनके भुगतान के लिए कंपनी को प्रावधान करना ही होगा, चाहे वह कितने ही नुकसान में क्यों न हो, कितनी ही उसकी आय अस्थिर क्यों न हो। कंपनी की निश्चित ऋण लेने की क्षमता होती है। कोई भी कंपनी जो है उसकी ऋण लेने की क्षमता निर्धारित होती है, वह उससे अधिक ऋण नहीं ले सकती। तो इस ऋण पत्रों के निर्गमन के कारण कंपनी की ऋण लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी की ओर आगे ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। उनकी जो ऋण लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। यह ऋण पत्रों के निर्गमन की सबसे बड़ी समस्या है, यह इसकी सीमा है। बच्चों आज हमने देखा अंशों का निर्गमन, साथ ही साथ हमने देखा ऋण पत्र। ये दोनों दीर्घ अवधि वित्त के लिए के प्रमुख स्रोत हैं। इनके द्वारा कंपनियां, व्यवसायी दीर्घ अवधि के लिए वित्त एकत्र करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।